हाँ मित्रों, मैं शशांक शेखर। जैसा कि पता है आप लोगों को कि रुक्मिणी की तरफ से जो मेरी बुक आई है न्यूमेरिकल रेलेवेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में आज का जो वीडियो है वो 121 से 140 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद और भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले 121 नंबर का सवाल, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक वस्तु 4 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत ऊर्जा कितनी है। तो आसान है प्रश्न। ये देखिए, मैं शशांक शेखर, तो ध्यान में रखना है इसको। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 23 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये चला वस्तु, तो पहले जो आपका 4 सेकेंड है, ठीक है, उसमें 23 मीटर जा रहा है 4 सेकेंड में, और दूसरा जो 2 सेकेंड है उसमें 15 मीटर जा रहा है। ये 2 सेकेंड है 15 मीटर। तो ध्यान दीजिए, भी एवरेज औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी S1 प्लस S2 बटे कुल दूरी बटे कुल समय T1 प्लस T2। तो ये देखिए कर लेते हैं हम लोग, 23 प्लस 15 बटे 2 प्लस 4 यानी क्या हो गया 6। तो 23 15 कितना होता है, 38 होता है। तो 38 कर लीजिए बटे 6, भागा देते हैं 6 के 36, ठीक है। 2 0 6 3 18 और 2 0 6 3 18, तो लगभग 6.37 मीटर पर सेकेंड, 6.37 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, 121 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न में। आसान है प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि भाई एक वस्तु जो है, ठीक है, उस पर 1 न्यूटन, ये देखिए ये वस्तु है आपका, इस पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। 1 न्यूटन का बल लगा दीजिए और यह 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार्य W बराबर क्या होता है, F.S। ध्यान दीजिएगा, कार्य W बराबर F.S। तो F का वैल्यू हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया, और 1 जूल हो गया। यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। ध्यान में रखना है कितना जूल कार्य होगा, तो 1 जूल कार्य होगा। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसमें 1 मीटर दूरी तय की जाए तो उसका मात्रक क्या होता है, वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि न्यूटन और मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है। यहाँ पर 2 बातें और जान लेनी चाहिए आप लोग को। जूल जो है वह कार्य का एसआई मात्रक है, जूल कार्य का एसआई मात्रक है, जबकि सीजीएस मात्रक कार्य का होता है, अर्थ होता है। और ध्यान में यह भी रखना है कि हम लोग कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इत्यादि मात्रकों का प्रयोग करते हैं। ध्यान में यह भी रखना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। चलिए, तो ये प्रश्न हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 123 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान, 100 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो त्वरण निकालना है। तो त्वरण A बराबर होता है V-U/T। A बराबर त्वरण A बराबर क्या होता है, ठीक है, A बराबर V-U/T। और यहां पर परिणामी बल निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए M इंटू V-U/T पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। वेग का वैल्यू पुट कर देते हैं, V-U/T त्वरण का मान है। और यहां देखिए द्रव्यमान कितना केजी है, तो 100 केजी है। 100 गुना हो जाएगा V-U। तो जब भी V-U की बात करते हैं तो 17 माइनस क्या हो जाएगा, तो 17 माइनस 5 कर दीजिए, बट कितना सेकेंड है भाई, तो 6 सेकेंड है। तो 6 सेकेंड कर लेते हैं। तो 100 गुना 17 में से 5 को घटा दीजिए, 12, 12/6,
तो 12/6, 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी 100 गुना 2 बराबर 200 न्यूटन बल होगा। कितना बल हो जाएगा 200 न्यूटन। याद रखना है कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, वह एसआई पद्धति में होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन होगा। ध्यान में यह भी रखिए कि बल का जो परिभाषा है वह न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है और बल का जो व्यंजक है वह ठीक है न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। ये बराबर एम ए वहीं से आया हुआ है। कुल मिलाकर के 4 प्रकृति में बल होते हैं, 4 प्रकार के बल होते हैं। पहला आपको नाभिकीय बल, दूसरा आपका जो बल होता है वैद्युत स्थैतिक बल, तीसरा कमजोर बल और चौथा जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे कमजोर बल कौन होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल ही सबसे कमजोर बल होता है, जबकि सबसे मजबूत बल जो होता है वह नाभिकीय बल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। ध्यान देना है कि क्या कह रहा है 124 नंबर प्रश्न में। 124 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु का भार ठीक है 20 केजी है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा। किसी वस्तु का भार 20 केजी है तो पृथ्वी में उसका भार, देखिए भार को अगर हम केजी में व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब वो द्रव्यमान है। क्या है द्रव्यमान है। और भार W बराबर क्या होता है m इंटू जी होता है। तो हमने क्या कहा कि भार को जब हम केजी में व्यक्त कर दें तो क्या कहलाता है आपको द्रव्यमान होता है। और केजी वेट भार का मात्रक होता है। और जब भी केजी वेट की बात करते हैं तो क्या होता है केजी तो होगा ही होगा, अब वेट 9.8 हो जाएगा। तो 1 केजी वेट बराबर होता है 9.8 न्यूटन होता है। 1 केजी वेट बराबर 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो भाई यहाँ 20 केजी द्रव्यमान आपको दिया हुआ है और जी का मान आपको पता है 9.8 होता है जी, ठीक है। तो गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 196, ठीक है 196 या तो न्यूटन कर दीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बल का जो मात्रक होता है या भार का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में डाइन होता है और एफपीएस पद्धति में पॉन्डल होता है। याद रखना है कि अगर किसी वस्तु पर बल आप उत्पन्न करें तो बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल का समानुपाती, जबकि ठीक है उसके द्रव्यमान का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण बल का समानुपाती होगा और उसमें उत्पन्न त्वरण का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसी से F बराबर ma निकलता है। ध्यान में रखना है कि भार जो होता है, भार किसी वस्तु पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए जितना बल आरोपित करना पड़ता है उसे ही भार कहा जाता है, और भार को मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। 2500 वॉट्स कितने किलोवाट के बराबर होगा। किलोवाट प्रश्न में कह रहा है किलोवाट निकालना है। तो भाई किलोवाट जब भी बोलेगा तो ठीक है ध्यान में ये रखिए कि किलोवाट जब भी बोलेगा तो उसको 10³ से डिवाइड कर देंगे, जिसमें बदलना है। तो देखिए 2500 वॉट है, ध्यान दीजिएगा 2500 वॉट है, इसको किलोवाट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 10³ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये लिख दिए इसको क्या किलोवाट में बदल जाएगा। ध्यान में रखना है, जिससे बदलना हो उससे क्या कर देंगे उससे भागा दे देंगे। तो देखिए क्या होगा 2500 वॉट 10³ से भागा दीजिए, 2500 बटा 1000 कर लेते हैं भाई, तो 1000 ये किलोवाट हो गया। और ध्यान में ये भी रखिए, देखिए 0 कट गया, 2.5 किलोवाट होता है। तो ठीक है 2500 किलोवाट बराबर 2500 वाट बराबर 2.5 किलोवाट होता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि किलोवाट जो होता है वह ठीक है वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है शक्ति का मात्रक है। और कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, या इसे जूल पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं। और इस शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है, याद होगा आपको बताए थे हम, शक्ति का एक अन्य मात्रक हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और पिछले क्लास में आपको बताए थे पिछले डिस्कशन में कि देखिए 1000 वाट बराबर होता है 1.341 HP होता है। तो ये भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। अब देखिए हीरा, जब भी हीरा की बात करते हैं तो हीरा जो है सहसंयोजक यौगिक है। देखिए 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं, देखिए यहां से शशांक शेखर लिख देते हैं। 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं आपको किसके बारे में, तो हीरा के बारे में। तो हीरा जब भी बात कीजिए तो हीरा जो है वह सहसंयोजक यौगिक है। ध्यान दीजिएगा सहसंयोजक यौगिक है। और इसका जो संरचना होता है वो
क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है, ध्यान में रखिए। और हीरा में जो होता है वह जो है कार्बन से, हीरा किससे बना हुआ है, कार्बन का रवादार अपरूप है, कार्बन का रवादार अपरूप है। और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है बहुत अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक जो है वह 2.42 होता है, जिसके कारण, ठीक है, हीरा अच्छे तरीके से तराशा गया जो हीरा होता है वह चमकदार दिखता है। ध्यान में रखिएगा, हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है, जिसके कारण यह चमकदार दिखता है। और इसका उपयोग जो है, ठीक है, वह हम लोग किसमें करते हैं, तो आभूषण में करते हैं। तो हीरा क्या हो गया, सहसंयोजक यौगिक होगा। हीरा कैसी संरचना होगी, चतुष्फलकीय। यह कार्बन का कैसा अपरूप है, तो रवादार अपरूप है। और इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। तो ध्यान में रखिए, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। और इसी के कारण से हीरा चमकदार दिखता है। हीरा का चमकदार दिखना वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकदार दिखता है। ध्यान में रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखता है। अगर ये घटना नहीं हो तो हीरा चमकदार नहीं दिखेगा। तो बार बार क्वेश्चन आएगा कि हीरा किसके कारण चमकदार दिखता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। देखिए 127 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि n बराबर 99 किलोमीटर हो, n बराबर कितना किलोमीटर हो, तो 99 किलोमीटर है की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या क्या होगी। देखिए ये पहिया है आपका, आसान प्रश्न है, ये पहिया है, पहिया घूर्णन करेगा। तो ये देखिए यहां से यहां तक ले लीजिए, ये त्रिज्या है, मान लेते हैं त्रिज्या r है। तो r का मान क्या दिया हुआ है, प्रश्न में r का मान आपको दिया हुआ है। तो देखिए पहिए का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास बटा 2 कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁻⁻2 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो ये मीटर में आपको आ गया, किस में आ गया, तो मीटर में आ गया मित्रों। चलिए ये सेंटीमीटर मिटा देते हैं यहाँ से, ये सेंटीमीटर पहले था और जब हमने इसको मीटर में बदला तो इसको देखिए 63/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम घूर्णन करेगा तो इसका जो चलेगा ये, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि आपको निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते परिधि परिधि कितना होता है, 2πr। और देखिए जब 2πr एक चक्कर अगर लगाएगा तो 2πr दूरी जाएगा, तो n चक्कर जब लगाएगा n तो n परिधि जाएगा, तो n से गुना कर दीजिए। और यही आपको दिया हुआ है कितना किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर दिया हुआ है इतना दूरी। तो n का मान इसे यहां से निकल जाएगा, तय दूरी ये लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा क्या क्या मैंने कर दिया इसमें, जरा वो भी देख लीजिए। हमने कहा कि जब आपका पहिया चलता है तो एक परिधि चलेगा, तो एक परिधि चलेगा तो एक बार चक्कर लगाएगा, तो एक दूरी जो तय करेगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो परिधि, ठीक है, एक चक्कर में एक परिधि, तो n चक्कर में जो तय करेगा वही क्या होगा, 99 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है 99 को क्या बदल दीजिए, किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल दीजिए, 10⁻³ मीटर हो गया। तो अब हमको n का वैल्यू निकालना है, सबका मान दिया हुआ है, n बराबर 99 गुना 10⁻³ गुना पाई का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, तो 22 बटा क्या कर दीजिए, 7 कर दीजिए। और r का मान भी आपको पता है पहले से, 63/2 गुना 10⁻²। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, तो यहां से कर लीजिए 7 9 जा 63, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 9 11 जा 99, तो क्या निकल के आ गया, तो 9 11 जा 99। देखिए क्या निकल के आ गया, 11 इंटू, और ये 2 भी काट दीजिए, ठीक है, 11 इंटू ये 2 पर गया 10⁻⁵/22, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 दूनी 22 कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 कर लीजिए। और क्या करेंगे, तो इसको इधर लेके आ जाइए, 10 गुना कर देते हैं 10⁻⁴ कर लेते हैं बटा 2, तो 2 पंचे 10 कर लीजिए, तो 5 गुना 10⁻⁴ चक्कर लगाएगा। कितना किलोमीटर जाने में,
99 किलोमीटर जाने में। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक परिधि जब तय किया तो कुछ दूरी तय करेगा, एक चक्कर में एक परिधि दूरी तय करेगा, तो n चक्कर लगाएगा तो n परिधि दूरी तय करेगा, तो n इंटू परिधि कर दिए बराबर 99 किलोमीटर। तो उसके आधार पर हमने क्या किया, डील कर लिया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 गुना 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 देखिए 10 टू द पावर 4, तो इसको कीजिए कितना हो जाएगा 0 0 0 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितना चक्कर लगाएगा, तो 50,000 चक्कर लगाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए आपका सही होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर, 128 नंबर प्रश्न पर। एक दुकान में एक माह में 250 यूनिट खर्च हो रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा, एक जो दुकान है उसमें 250 यूनिट बिजली खर्च होता है। तो कुल बिजली खपत निकालना है, किसमें निकालना है, जूल में। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, कुल बिजली खपत, कुल बिजली खपत, ध्यान दीजिएगा, बिजली खपत क्या होता है, तो होता है क्या, किलोवाट आवर में अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यूनिट गुना यूनिट, एक यूनिट गुना आपको करना पड़ेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि आपको दिया हुआ है 250 यूनिट बिजली खपत हो रहा है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो इससे निकल गया आपका सवाल। अब देखिए कितना है, तो आपको पता है 250 यूनिट है था, और 250 यूनिट को हमने क्या किया था, गुना किया था कितना से, तो ये देखिए गुना किया था 3.6 से। तो अब गुना कर लेते हैं, 25 छक्के 150, 25 तिया 90, 150 का 0, 15 बचा, 25 तिया 75, 75 अब 15 कितना होता है 90 कर लीजिए, 900 पर एक और 0 दे दीजिए, 0 हटा दीजिए, 900 गुना 10 टू द पावर 6, तो ये जूल में आ गया भाई, किस में आ गया, जूल में आ गया। तो अब आप देखिए कहाँ से लाएगा, तो ये 2 अंक इधर खिसका दीजिए, तो 9 गुना 10 टू द पावर 8 जूल हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल हो जाएगा। देखिए सी नंबर ऑप्शन है, कौन सा नंबर ऑप्शन है, बोलते हैं डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर आपका आंसर है। ये देखिए इस तरह से डी नंबर आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, शायद समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या किया हमने इसमें, कुल बिजली खपत आपको दिया हुआ है प्रश्न में, और हमने क्या किया कि 250 इंटू 1 यूनिट कर दिया, और एक यूनिट को ही 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, और 1 किलोवाट आवर बराबर क्या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो गुना कर दिया हमने और वैल्यू आपका निकल गया। चलिए ये प्रश्न शायद समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं 129 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 129 नंबर प्रश्न, 129 नंबर, 4 सेकंड में, ये देखिए 4 सेकंड में कितना जा रहा है, तो 4 सेकंड में भाई जा रहा है 25 मीटर, 4 सेकंड में 25 मीटर, अगले 2 सेकंड में 15 मीटर, तो 2 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है। तो क्या करेंगे भाई, आसान प्रश्न है, कई बार बना चुके हैं इसको। भी एवरेज बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो 25 प्लस 15 बटे कुल समय, 4 प्लस 2, तो ये हो गया 40 बटे 6, तो काटिए 6 के 36, 4 0 6 के 36, तो लगभग कितना आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा कि चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, और चाल जो है वह अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चलिए तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और ध्यान में रखिएगा कि दूरी समय ग्राफ जो है वह किसका मान देता है, चाल का मान देता है। और दूरी समय ग्राफ मैं बताता हूं बार बार आपको कि ये देखिए एक समान चाल का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, ठीक है, और ये मध्य बिंदु से गुजरता है, और ठीक है आपका अगर कोई वस्तु विराम में होता है तो दूरी समय ग्राफ क्या होगा, ये देखिए दूरी समय ग्राफ आपको समय अक्ष के समानांतर होगा, और अगर आपको असंभव ग्राफ करना होगा तो क्या होगा, ये दूरी अक्ष के समानांतर होगा, ये समय अक्ष है। तो एक समान चाल
यहाँ पर विराम में वस्तु और ये असंभव ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ निकल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 130 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ गतिमान है, तो निहित संवेग ज्ञात कीजिए। देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग 4-5 चीजें देख लीजिए। संवेग जो है, संवेग P बराबर होता है क्या, m इंटू v, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान का मान आपको दिया हुआ है 10 केजी, ठीक है भाई 10 केजी, और गुना वेग का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वस्तु का वेग ये गलत गड़बड़ है, तो 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, इसमें स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड हो। चलिए 2 मीटर पर सेकेंड होगा, ये आपको मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो 2 कर दीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 न्यूटन इंटू सेकेंड, यही आपको मात्रक है, ध्यान में रखना। अब 2 बातें और ध्यान में रखिए। संवेग, संवेग जो होता है ये सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। संवेग जो है वो, संवेग जो है वो क्या होता है, वो संवेग में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, संवेग में परिवर्तन किसके बराबर, तो संवेग में जब भी परिवर्तन होगा तो वह आवेग के बराबर होगा, ध्यान में रखिएगा। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर, और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर ये जो है ये होता है बल के बराबर। किसके बराबर होगा, बल के बराबर होता है। तो ध्यान में रखिए, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होगा, जबकि संवेग में परिवर्तन की दर जो है बल के बराबर होगा। संवेग की परिभाषा कहां से मिलता है, तो संवेग की परिभाषा मिलता है न्यूटन के पहले गति नियम से, न्यूटन के पहले गति नियम से, एकदम ध्यान में रखिएगा, पहले गति नियम से, ठीक है। तो न्यूटन के पहले गति नियम से मिलता है। तो संवेग की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से मिलेगा। यह सदिश राशि है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, और संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक 131 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 131, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो संवेग क्या होगा। तो प्रश्न आसान है। तो हमको दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है भाई, गतिज ऊर्जा बराबर होता है संवेग का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान m, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 गुना द्रव्यमान। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, या p²/2m होता है, p²/2m होता है। तो अब हमको क्या निकालना है, संवेग निकालना है। तो संवेग p बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m का रूट अंडर। आसान प्रश्न है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ 10 जूल, तो 10 गुना, ठीक है, 2 तो 2 ही कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ भाई जी, तो ये दिया हुआ 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम क्या करेंगे, 200 गुना ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा भाई, ग्राम को इसीलिए केजी में बदलना पड़ेगा कि यहां पर जूल में एनर्जी दिया हुआ है। तो भाई ग्राम को केजी में बदल दीजिए, 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा। इसका रूट अंडर कर दीजिए, तो ये और ये 0 कट गया, क्या बचा 4 का रूट अंडर। तो 4 का रूट अंडर कितना होता है भाई, 2 हो जाता है, 2 केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए सी नंबर आंसर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, सी नंबर आपको आंसर है, ठीक है, 2 केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर 2-3 बातें जान लीजिए आप। क्या जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन जो था उसको मैंने क्या किया था, p²/2m किया था। याद रखना है कि यदि संवेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखिए
कि अगर संवेग 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देखिए कि संवेग और गतिज ऊर्जा में बहुत बड़ा रिलेशन है और इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए इसको। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 132 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है, वह पहला जो 24 मीटर है वह तय करता है 4 सेकेंड में, और दूसरा जो 15 मीटर है वह 2 सेकेंड में तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है? तो भाई ये पहला जो कितना मीटर है, तो 24 मीटर है। 24 मीटर कितना सेकेंड में? तो 4 सेकेंड में। तो देखिए दूसरा जो है 15 मीटर कितना सेकेंड में? तो 2 सेकेंड में। तो भाई आपको निकालना भी एवरेज बराबर 24 प्लस 15 बटा कितना हो गया? 6, तो 39 बटे 6, 6 के 36, ठीक है 6 कर दीजिए, 6 के 36 हो गया, 3 0 6 पंचा 30, 6.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि चाल का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन है, तो डी आपका सही है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि औसत चाल जो होता है कुल तय की गई दूरी और कुल समय के अनुपात के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 133 नंबर देखिए कि एन एथलीट रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 25 सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट इज। तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। आसान सवाल है, चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो ये देखिए चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, और चाल हमेशा ध्यान में रखिएगा अदिश राशि है, और अदिश राशि किसको कहते हैं? ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो देखिए कुल दूरी बटा कुल समय है, तो कुल दूरी कितना है भाई? 500 मीटर है, और कितना सेकंड लग रहा है भाई? 25, तो काट दीजिए 25 दूनी 50, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर आपका सही हो गया। तो ध्यान में रखना है कि क्या क्या मैं बात बता रहा हूं कि चाल अदिश राशि है और कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को चाल कहते हैं, और दूरी समय ग्राफ ध्यान दीजिएगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ चाल का मान देता है, समय ग्राफ किसका मान देगा? चाल का मान देता है, चाल का मान देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, दूरी समय ग्राफ किसका मान देता है? चाल का मान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, 134 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि फिर वही सवाल है, ठीक है, कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु है 3 सेकंड में 25 मीटर और अगले फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय होता है। तो ध्यान में रखिए इसको, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? तो 25 प्लस 15 बटे 3 प्लस 2 यानी 40 बटे 5, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 5 7 35, 5 0, 5 7 35 या 5 8 40 डायरेक्ट ना हो गया, 5 8 40, 40 मीटर पर सेकेंड यानी 8 मीटर पर सेकेंड। 5 8 40 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल फिर उसी तरह से, औसत चाल कहां से निकल के आएगा? तो दूरी समय ग्राफ से, दूरी समय ग्राफ से क्या निकल के आएगा? तो चाल प्राप्त होता है। दूरी और समय ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? चाल ज्ञात करते हैं। चलिए 135 नंबर सवाल चलते हैं। क्या कह रहा है 135 नंबर सवाल? तो क्या कह रहा है भाई 135 नंबर सवाल? कह रहा है कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और वस्तु के गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो देखिए करके देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो निकाल लीजिए इसको। तो देखिए क्या निकलेगा, हाफ तो हाफ ही रहने दीजिए, गुना एम, एम का वैल्यू क्या होगा? तो एम का वैल्यू कितना दिया हुआ? 30 किलो, 30 कर दीजिए, और गुना, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 गुना 30 गुना 100 काट दीजिए, 2 × 5 = 100,
5 या 15, 15 पर 2 जीरो, जूल एनर्जी। तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण, ठीक है, जितनी ऊर्जा संचित की जाएगी उस ऊर्जा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 136 नंबर सवाल देखिए, फिर वही सवाल है। तो इसका तो हम रिपीट क्वेश्चन है, और रिपीट क्वेश्चन है तो क्या होगा, एक वस्तु में 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में क्या 15 मीटर तय करता है। तो आप क्या निकालिए, औसत चाल निकालिए। तो वी एवरेज बराबर आपको पता है, क्या करेंगे, वी एवरेज बराबर 24 प्लस 15 बटा कितना हो गया, तो 3 प्लस 2, 24 15 क्या 39 बटा 5, 5 7 35 और 4 0 15 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन आपका ये इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपको आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, क्या होगा, ए आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, एक वस्तु द्वारा औसत चाल, जब भी औसत चाल की हम लोग जब भी बात करते हैं तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है क्या, आपको कुल दूरी बटा कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहा जाता है। कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। कह रहा है 137 नंबर सवाल है, 20 केजी का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो वस्तु द्वारा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए किसी वस्तु का पृथ्वी से ऊंचाई के कारण, ठीक है, देखिए स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, अस्थैतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं या स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है कि पहले तो जान लीजिए किसको कहते हैं, तो पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा, पृथ्वी से वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, स्थिति वस्तु की ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा, कारण संचित ऊर्जा, ये क्या कहलाएगा, अस्थैतिज ऊर्जा कहलाएगा। एक चीज, दूसरा चीज क्या कि वस्तु के रूप के कारण, तीसरा क्या, वस्तु के आकार के कारण। तो पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा, या वस्तु के रूप के कारण, या वस्तु के आकार के कारण संचित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा पीई बराबर होता है क्या, पृथ्वी से ऊंचाई, तो mgh। तो देखिए भाई mgh हो गया, तो m का वैल्यू कितना है 20, g का वैल्यू कितना है 9.8 और h का मान कितना है, तो h का मान है 8 मीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, g का मान 10 भी ले सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको 8 ही लेना है, बोलते हैं हमको 9.8 लेना है, तो इसको उड़ाइए, 10 नीचे दीजिए, ये 0 0 काट दीजिए। तो देखिए तो आपको 98 गुना 16, 16 8 से 128 का 8 हाथ में कितना बचा, 16 12 बच गया, और 16 नंबर 44 से 144 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 4 1 5, 156 जूल, 1568 जूल आंसर होगा। देखिए 1568 जूल में आंसर होगा, याद रखना है, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके एएलपी में बार बार आपको यूनिट से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1568 जूल आंसर होगा। एक कार 5 सेकेंड में, 138 नंबर सवाल देखिए, एक कार जो है 5 सेकेंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को कर लेता है। तो एक्सेलरेशन ज्ञात करें, तो त्वरण, पहले तो वेग निकाल लीजिए, पहले तो भी बराबर दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, अन्य तो इसको बदल लीजिए, 72 गुना 5/18, 18 चौके 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी का मान निकल गया। यू का मान निकालिए इसी तरह से, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, आपको दिया हुआ है यू का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुना 5/18, 18 काट दीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ए का वैल्यू निकालना है, तो ए बराबर निकालिए, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो v का मान दिया हुआ है कितना, तो 20 माइनस 5 अपॉन 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो 15 अपॉन 5
काट दीजिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या किए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 72 में से 18 को घटा देते बटा 5 कर लेते, 5/18 कर लेते तो उससे भी निकल जाता, ठीक है। लेकिन इससे भी निकालिए, ये आसान तरीका है, ठीक है। भी में बदल लीजिए और मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा और उसके आधार पर आपका प्रश्न सॉल्व आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 139 नंबर प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है। 139 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, ठीक है। तो वह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। और वस्तु पर प्रयुक्त बल ज्ञात करें, क्या दिक्कत है, 1 सेकंड में निकल जाएगा। बल जब भी बोलेगा बल निकालने के लिए तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू आपको पता है कितना kg है भाई, तो हमारा kg है 8 kg, कोई दिक्कत नहीं। 8 गुना ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। चलिए तो 8 गुना v का वैल्यू देखिए कितना है, तो v का वैल्यू कितना है, तो आपको 6 पहले है 6 बाद में है 4, तो 6 माइनस 4 अपॉन सेकेंड कितना दिया हुआ, 3 सेकेंड दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। तो 8 गुना 2/3 तो 16/3, 5 15, 5.33 मीटर पर बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि जब भी बल का मात्रक होता है तो क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 5.33 न्यूटन हो जाएगा, 5.33 न्यूटन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान प्रश्न है। कितना निकल जाएगा, 5.33 न्यूटन। तो डी ऑप्शन आपको सही है, ध्यान में रखिए। 139 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लास्ट नंबर सवाल है इस सेशन का, 140 नंबर सवाल। देखिए 1 किलोवाट आवर कितने किसके बराबर होता है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। चलिए करके देखते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, इसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। और घरेलू ऊर्जा खपत को इसी में व्यक्त किया जाता है, घरेलू ऊर्जा खपत को इसमें व्यक्त हम लोग करते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि हम लोग जब भी एनर्जी को निकालेंगे तो 1 किलोवाट आवर को कैसे व्यक्त करते हैं, तो 1 किलो, तो किलो आपको पता है 10⁻³ होता है। और वाट आवर निकाल लीजिए, वाट आवर क्या होगा, तो वाट मतलब तो वाट ही हो गया, आवर को हम सेकंड में निकाल रहे हैं तभी जूल में बदलेंगे, तो वाट इंटू आवर हो गया, ठीक है। तो आवर को बदलिए सेकंड में हो जाएगा 3600 सेकंड। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड। तो वाट इंटू सेकंड बराबर जूल होता है, तो वाट आवर बराबर कितना होता है, 3600 जूल। अब देखिए 1 किलो वाट आवर, किलो मतलब 10⁻³ और वाट आवर मतलब 3600 जूल, तो दोनों को निकाल देंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है। तो इस सेशन में इतना ही, और आप लोग रेगुलर प्रयास कीजिए, बनाइए सवालों को। और रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न के पैटर्न है उस पर ये संबंधित है, आपको पता है प्रीवियस ईयर में अभी हम लोग अभी सॉल्व आउट कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। तो सॉल्व करिए इसको और रेगुलर वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।